नमस्कार, GTPL न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं शुभांगी। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिरीश व्यास ने पत्रकार परिषद में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर ग्रंथ का विमोचन 25 दिसंबर को किया जाएगा। मराठा और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विधायक अमीन पटेल ने मीडिया से की बात। मुख्यमंत्री आरक्षण को लेकर सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। और शीत सत्र आज अंतिम पड़ाव पर, 2 मोर्चे देंगे विधान भवन पर दस्तक। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में मराठा और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमाया था। इस मुद्दे पर विधायक अमीन पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदन में मराठा आरक्षण बिल लाया गया, मगर उस बिल पर किसी को ना बोलते हुए उसे पास कर दिया। मगर मुस्लिम आरक्षण बिल को दबा कर रखने की बात विधायक पटेल ने इस वक्त की और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम आरक्षण को लेकर दोहरी नीति अपना रही है। ये बात सदन के सामने रखी कि जो मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया गया है, जो SBC A बोलकर, उसका जो मुद्दत है वो ख़त्म होने जा रही है और उसके लिए इमीडिएटली बिल लाना चाहिए। बार बार सघन प्रस्ताव के दौरान मैंने ये बात सामने रखी, मगर सघन प्रस्ताव को नहीं एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद में जब मराठा आरक्षण का बिल आया, उसके ऊपर भी जब हमने बात रखने की कोशिश की, अध्यक्ष महोदय ने किसी भी व्यक्ति को मराठा आरक्षण के बिल पर न बोलने देते हुए उस बिल को पास कर दिया और मुस्लिम आरक्षण की बात को वहीं पर दफन करने की कोशिश की गई है। राधा कृष्ण विखे पाटिल और अजीत दादा पवार ने, छगन भुजबल साहब ने, शेखा पक्ष के नेता ने, सभी ने, हमने ये कहा कि मराठा आरक्षण कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लाया था, मुसलमानों के लिए आरक्षण कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लाया था। हम इसका समर्थन करते, दोनों आरक्षण एक साथ में लाना चाहिए। मगर ये शिवसेना BJP सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ है, आज उनका चेहरा सबके सामने आ गया। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज माइनॉरिटी को आरक्षण देने के लिए इन्होंने अपने कदम को पीछे ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिरीश व्यास की तरफ से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरीश व्यास ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन चरित्र ग्रंथ के विमोचन के कार्यक्रम आयोजन की बात कही। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को वसंतराव देशपांडे सभागृह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र ग्रंथ का विमोचन होने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी के हाथों से किताब का विमोचन किया जाएगा। डॉक्टर नारायणजी खेकळे जे राजकीय शास्त्रामधले प्राध्यापक होते, प्राचार्य म्हणून लाखनी कॉलेजमध्ये सेवानिवृत्त झाले, अत्यंत प्रतिभावान आणि ज्याची राजकीय शास्त्रावर पकड आहे, ज्याचा अभ्यास आहे, अशा व्यक्तींनी सध्या अटल बिहारी वाजपेयीच्या जीवनावरचे 2 खंड हे त्यांनी लिहिले. त्यांनी ते खंड लिहिले आणि त्याच्या प्रकाशकाला ते शोधत होते. एका प्रकाशकाची पूर्ण झालं, पण त्यांनी सांगितलं की एवढे मोठे खंड आम्ही प्रकाशित करू शकत नाही. पण डॉक्टर साहेबांची अशी अपेक्षा होती आणि अशी त्यांची मान्यता होती की याच्यामधला कुठलाही पॅरेग्राफ, कुठलाही वाक्य किंवा कुठलेही मी कापू देणार नाही, काढू देणार नाही, कुठलेही प्रकरण कमी होऊ देणार नाही. ज्याला कोणाला छापायचं असेल त्यांनी पूर्ण पुस्तकं छापायची. पण ते प्रकाशकांना जमलं नाही आणि मग आमच्या संपर्कामध्ये डॉक्टर खेकळेजी आले आणि मग नितीनजींच्या, देवेंद्रजींच्या चर्चेतून संजय मेंढेजी, आम्ही हा निर्णय घेतला. हे पुस्तक आलं पाहिजे जसं लिहिलं लेखकांनी तसंच्या तसं, कारण लिहिताना त्यांनी अत्यंत मेहनत घेतली, खूप अभ्यास केला, खूप त्याच्यामध्ये म्हणजे वाचकीय अशी माहिती अटलजींना जाणून घ्यायचं असेल तर 2 खंड ज्याच्या लायब्ररीमध्ये असतील त्याला अटलजींची पूर्ण कल्पना येईल. अनेक दुर्मिळ चित्र त्याच्यामध्ये आहेत. आधी हा कार्यक्रम आम्ही पंडित बचराज व्यास स्मृती प्रतिष्ठानाच्या वतीनं, ज्याच्यामध्ये संजय मेंढे सेक्रेटरी आहेत, त्याच्या वतीनं करणार होतो. पण नितीनजींनी सांगितल्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातूनच या पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे आणि आम्हाला आनंद आहे की देशभरामध्ये अटलजींच्या वाढदिवसाला बहुधा अशा पद्धतीचा कुठलाही प्रकल्प देशात कुठेही होणार नसेल. म्हणजे पुस्तक काढण्याचं, आणि पुस्तक हे छोटं नाही तर 2 खंडातलं पुस्तक, ज्याचं पहिलं जे पार्ट आहे खंड क्रमांक 1 ते जवळपास 374 पानांचं पुस्तक आहे
आणि दुसरा जो खंड आहे तो 414 पानांचा दुसरा खंड आहे. असे 2 खंडांमधलं प्रकाशन येत्या 25 तारखेला वसंतराव देशपांडे सभागृहामध्ये संध्याकाळी 5 वाजता हे लोकार्पण त्याचं होणार आहे, प्रकाशन होणार आहे. या कार्यक्रमामध्ये माननीय नितीनजी गडकरी केंद्रीय मंत्री आमचे नेते, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आमचे लाडके देवेंद्रजी फडणवीस हे देखील त्या कार्यक्रमामध्ये राहणार आहे. शिवाय चंद्रकांत दादा पाटील हे जे महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री आहेत ते देखील विशेषत्वानं, कारण आत्ताच त्यांचे प्रेस आउट तयार होण्याच्या नंतर त्यांचं बोलणं झालं. सर्वजण आम्हाला वाटलं की ते जाणार आहेत, पण त्यांच्या काही बैठकी इथे लागलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ते इथेच आहेत. आणि त्यांनी सांगितलं की 25 तारखेच्या कार्यक्रमामध्ये मी आवर्जून राहणार. त्यासाठी तुम्हाला माझी विनंती आहे की याच्यामध्ये जे प्रमुख अतिथी आहेत याच्यामध्ये आपण चंद्रकांत दादा पाटील यांचं नाव लिहिलं आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रशेखर बावनकुळे हे या कार्यक्रमामध्ये असतील. नागपूर शहराचे महापौर प्रवीणजी धटके देखील राहतील आणि सर्व आमदार नागपूर शहर आणि जिल्ह्याचे हे सगळे या कार्यक्रमामध्ये राहणार आहेत. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की आपण सर्व नागरिकांना विनंती करावी की मोठ्या संख्येमध्ये त्यांनी या कार्यक्रमामध्ये यावं. सर्व आपण देखील वृत्त संकलनासाठी या समारोहाचे छायाचित्र घेण्यासाठी आपण तिथे यावं अशी माझी आपल्या सर्वांना विनम्र विनंती आहे. अधिकही की या पुस्तकाला दोन्ही खंडांना 250 रुपयाच्या सवलतीच्या दरामध्ये प्रकाशनाच्या स्थळी ही देण्याची व्यवस्था आम्ही केली आहे. एवढं कन्सेशन हे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून होत आहे की 250 रुपयामध्ये दोन्ही खंड मिळतील आणि त्या दिवसानंतर मात्र हे पुस्तकं त्याचे जी नियमित दर असेल ते प्रकाशकाच्या माध्यमातून ते मिळतील. त्यामध्ये मग कुठलाही सवलत कोणाला मिळणार नाही. विधानसभा शीत सत्र जारी है, जिसमें मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा मुख्य तौर पर चला। उसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री अजित पवार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण और मराठा आरक्षण का अध्यादेश आज से 6 महीने पहले निकाला था, जिसकी अवधि कल समाप्त होने वाली है। विरोधी पक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, मगर सत्ता पक्ष ने इस पर चर्चा न करने की बात अजित पवार ने इस वक्त कही। आज अतिशय महत्त्वाचा विरोधी पक्षाचा जो अधिकार आहे तो अधिकाराचा वापर करून आम्ही अंतिम आठवडा प्रस्ताव अतिशय महत्त्वाच्या विषयावरचा आणलेला होता. त्यावेळेस इतर कुठलं कामकाज ठेवायला नको होतं, परंतु मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातलं बिल तातडीनं मंजूर करणं हे देखील तेवढंच गरजेचं होतं. त्याच्यामुळे सकाळपासून कामकाज करत असताना ते बिल तातडीनं आम्ही मंजूर करून दिलं. त्या बिलाच्या बाबतीमध्ये विरोधकांना काही बोलायचं होतं, परंतु तेही त्यांनी बोलून दिलं नाही आणि असा एक गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला की कुठंतरी आमचा त्या गोष्टीला विरोध आहे. मी आता विरोधी पक्षनेत्यांच्या साक्षीनं महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगू इच्छितो की मराठा समाजाला 16% आरक्षण आणि मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण देण्याचा निर्णय हा आघाडी सरकारने फार विचारांती त्या ठिकाणी घेतलेला होता. त्याच्यातला 5% मुस्लिमांना आरक्षण देत असताना शिक्षणामधलं आरक्षण 5% हे उच्च न्यायालयाने मान्य केलं, परंतु नोकरीतलं मान्य केलं नाही. त्याच्यामध्ये एक कमिटी करण्यात आली, ती विनोद तावडे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी आहे. त्याच्यामध्ये चंद्रकांत दादा पाटील आहेत, राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत, मी स्वतः आहे, एकनाथराव शिंदे आहेत. त्या मीटिंगमध्ये देखील आम्ही त्यांना म्हणायचो, मी आणि राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, की हो तुम्ही आम्हाला जसं मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये घेतलेलं आहे ते तर आपल्याला करायचं आहे. ते आरक्षण देत असताना शेड्यूल ट्राईब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी आणि एनटी यांना दिलेल्या आरक्षणाला 52%ला कुठलाही धक्का न लावता आपल्याला हे 16% आणि 5% आरक्षण द्यायचं आहे. परंतु हे आरक्षण देत असताना मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा जो निर्णय झाला तो विषय देखील तुम्ही ह्या चर्चेमध्ये त्या ठिकाणी घ्या. काही त्या अल्पसंख्याक समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना पण त्याच्यामध्ये सदस्य म्हणून घ्या. ते नुसतं म्हणायचे की आम्ही कॅबिनेट पुढे मांडू, परंतु शेवटपर्यंत त्यांनी काही कुणाला इतर सहकाऱ्यांना सदस्य म्हणून तिथं नेमलेलं नाही. आज मराठा आरक्षणाचं बिल मंजूर करून आम्ही त्यांना दिलं. ते विधान परिषदेमध्ये देखील मंजूर करण्याची भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची त्या ठिकाणी आहे. परंतु त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाचा आरक्षणाला अध्यादेश जो काढलेला आहे तो अध्यादेशाची मुदत ही 6 महिन्याच्या करता असते, ते उद्या संपतीये. आमचं म्हणणं असं होतं की तेही बिल आणावं आणि तेही बिल तातडीनं मंजूर करून घ्यावं. त्याच्यामध्ये देखील
त्या समाजामधला जो गरीब वर्ग आहे, जो दुर्लक्षित वर्ग आहे, त्यांना नोकरीमध्ये आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. शिक्षणाचं आरक्षण आता मिळालं असताना यांनी तो अध्यादेश पुन्हा आणला नाही किंवा बिल पुन्हा अध्यादेश वाढून दिला नाही किंवा बिल पुन्हा मंजूर करायला पुढे घेतलं नाही. म्हणून उद्यापासून जे आरक्षण शिक्षणाच्या करता दिलेलं होतं त्याची पण मुदत त्या ठिकाणी संपतीये आणि अशा पद्धतीचं दुटप्पी राजकारण हे आत्ताच्या भाजप शिवसेनेच्या सरकारचं त्या ठिकाणी चाललेलं आहे. त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती अजिबात ह्या बिलाच्या बाबतीमध्ये दाखवण्याची आम्हाला दिसत नाही. मराठा समाजाचा रेटा मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे त्यांनी ते बिल आणलं, परंतु ते बिल आणत असताना जसं आता सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते म्हणाले की कदाचित सुप्रीम कोर्टामध्ये मॅटर चालू असताना तुम्ही त्याच्यातलं उच्च न्यायालयाने जे अर्ध मंजूर केलेलं होतं त्याबद्दल काहीच भूमिका घेत नाही, त्याचा परिणाम कदाचित मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये पण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्याचबरोबर आझमी साहेब असतील, गणपतराव देशमुख साहेब असतील, ह्या सगळ्या सन्माननीय सहकार्यांनी विरोधी पक्षाचे जे जे पक्ष तिथं काम करतात त्या सगळ्या सन्माननीय सदस्यांनी अतिशय पोटतिडकीनं भूमिका मांडली की शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये आपण अशा पद्धतीनं दुटप्पी भूमिका त्या ठिकाणी घेऊ नका. तुम्ही अतिशय वेगळ्या पद्धतीनं चाललेला हे सतत सांगत असताना देखील त्यांनी आमचं म्हणणं ऐकलं नाही आणि म्हणून आजच्या संपूर्ण कामकाजावर आम्ही आमचा अंतिम आठवड्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव असताना देखील बहिष्कार त्या ठिकाणी टाकलेला आहे. आमची हीच भूमिका आहे की मराठा समाज, मुस्लिम समाजाला आरक्षण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. हे आरक्षण मिळत असताना इतर समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का त्या ठिकाणी लागला नाही पाहिजे. परंतु त्याबद्दलची सकारात्मक भूमिका या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची आम्हाला अजिबात त्या ठिकाणी पाहावयास मिळाली नाही. त्यांच्या इतर देखील मंत्र्यांची भूमिका त्यामध्ये दुटप्पी आम्हाला पाहावयाला मिळाली आणि हे अतिशय चुकीची बाब आहे आणि म्हणून त्या सर्व गोष्टीचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये त्या ठिकाणी निषेध करतोय. यांचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत, खायचे दात वेगळे आहेत, हे संपूर्ण चित्र आजच्या या कामकाजातनं आम्हा लोकांना पाहावयास मिळालेलं आहे आणि ही पण गोष्ट महाराष्ट्रातल्या जनतेने या निमित्तानं ध्यानामध्ये घेण्याची नितांत गरज आहे. मध्ये प्रश्न असा आहे की जातीय रंग दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आम्हाला माहीत आहे, परंतु आम्ही जो मुद्दा मांडला होता की मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे ते मंजूर झालं पाहिजे. पण उच्च न्यायालयाने जे बिल मंजूर केलेलं आहे मराठा आरक्षणाचं ते करताना जर तुम्ही मुस्लिम समाजाचं सुद्धा जे मान्य केलेलं आरक्षण आणलं नाही तर याच्यामध्ये मग तुमचा हेतू काय आहे? म्हणजे तुम्हाला मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही आणि मराठा समाजाचा होऊ द्यायचं नाही, अशी जी दुटप्पी भूमिका, अशी जी भूमिका मांडायची. खरं म्हणजे जातीयवाद जो आहे राज्यातला अधिक प्रभाव तो अधिक फोपवतो का, अधिक तो फोपू द्यायचा का? आणि जातीयचे असे काही त्या ठिकाणी जर आपण विभाग जर त्याच्यामध्ये जर काही दऱ्या निर्माण केल्या तर मग मला वाटतं राज्याला हे खरं म्हणजे परवडणारी गोष्ट नाही आहे आणि हे खरं म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी ओळखलं पाहिजे. देशामध्ये जे भारतीय जनता पक्षाचं नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आलेलं आहे, गेले 6 महिने आपण बघतोय देशातली जनता बघती, राज्यातली जनता बघती, सातत्याने वेगवेगळ्या पद्धतीनं कुठेतरी हिंदू राष्ट्राचा मुद्दा काढायचा, कुठेतरी गीता हे राष्ट्रीय ग्रंथ त्या ठिकाणी मान्यता द्या म्हणून सांगायचं, कुठं हरामजादे रामजादे अशा पद्धतीची तुलना करायची, कुठं नथुराम गोडसेचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे सातत्याने या पद्धतीच्या गोष्टी त्यांच्याकडनं त्या ठिकाणी घडतायत आणि त्यांचंच सरकार आज ह्या राज्यामध्ये असताना त्यांचाही विचार साधारण त्याच रस्त्याने त्या ठिकाणी चाललेला आम्हा लोकांना दिसतोय. रेशीम बागेतनं हे सगळं घडतंय का काय, अशाही पद्धतीची शंका ही आमच्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी यायला लागलेली आहे आणि ह्याच्यातून इतक्यादा आम्ही पोटतिडकीनं मांडलं की हे करा, परंतु त्याच्यामध्ये अजिबात त्या ठिकाणी समंजस भूमिका, मदतीची भूमिका, सकारात्मक भूमिका ही या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही. आम्ही सांगितलं की तुम्ही सगळेजण सरकारमध्ये बसलाय, तुम्हाला सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी त्या ठिकाणी मतदान केलं हे विसरता कामा नये. ही भूमिका आम्ही सर्व विरोधी पक्षाच्या प्रमुखांनी त्या ठिकाणी पटवून त्यांना दिली, परंतु ते ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नव्हते. आज त्यांचं सरकार आहे, त्यांच्याकडे बहुमत आहे, बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम हे यांचं चाललेलं आहे आणि त्याच करता आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध केला.
अनुशेष के अध्ययन और निधि के समान वितरण को लेकर गठित डॉक्टर विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट की प्रस्तावना मंगलवार को विभागीय आयुक्त में पेश की गई। इस दौरान समिति के सदस्य के.पी. बख्शी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर विनायक देशपांडे और विभागीय आयुक्त अनूप कुमार प्रमुख रूप से मौजूद थे। डॉक्टर विजय केलकर समिति की प्रस्तावना मंगलवार विभागीय आयुक्त में पेश की गई और रिपोर्ट के अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहां पर कलेक्टर समिति के सदस्य के.पी. बख्शी, डॉक्टर विनायक देशपांडे और विभागीय आयुक्त अनूप कुमार मौजूद रहे। के.पी. बख्शी और कुलगुरु देशपांडे ने इस दौरान जानकारी दी कि 2027 तक सभी जिलों में विकास को समतुल्य किया जाएगा, तो वहीं 2022 तक राज्य में पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था करने की बात कही गई। समिति के सदस्यों ने इस पत्र परिषद में जानकारी दी कि राज्य के विभिन्न जिलों में सर्वे किया गया और सभी से विचार विमर्श कर ये अहवाल तैयार किया गया है। पिछड़ी जातियों के विकास का भी इस प्रस्ताव में ध्यान रखा गया है। मी जसं सांगितलं की आपल्या या अहवालामध्ये अहवाल तयार करताना समितीने निव्वळ आपलाच पूर्णपणे विचार करून अहवालात सगळ्या गोष्टी समाविष्ट केल्या असं नव्हे, तर ते करताना विदर्भातल्या लोकांची काय भूमिका आहे, विदर्भाच्या लोकांचं एकंदरीत या विकासाच्या प्रक्रियेकडे बघण्याचा काय दृष्टिकोन आहे, मराठवाड्याच्या लोकांचा काय आहे, असं करून आम्ही एक स्टेक होल्डर्स पर्स्पेक्टिव्ह म्हणून एक सेपरेट चॅप्टर केला। त्या चॅप्टर मध्ये जे विदर्भातल्या लोकांनी, मराठवाड्यातल्या लोकांनी किंवा बाकी उर्वरित महाराष्ट्राच्या लोकांनी जी भूमिका मांडली त्या भूमिकेचं देखील आम्ही इथे कॉग्निजन्स घेऊन त्याला इथे स्थान दिलेलं आहे। त्यामुळे रिकमेंडेशन मध्ये हे नाही, हे कृपया लक्षात घ्या। फायनल रिकमेंडेशन जे आहे केलकर समितीचे जे रिकमेंडेशन्स आहेत ते सगळ्यांच्या सल्ल्याने, सगळ्यांचा सल्ला मसलत करून ते आलेलं आहे। मात्र आपण जे मुद्दे इथे मांडले ते रिपोर्ट मध्ये आहेत, पण ते स्टेक होल्डर्स पर्स्पेक्टिव्ह म्हणून त्याच्यात आलेले आहेत। रिक्वायर्ड वरचा होता की अवेलेबल रिसोर्सेस किती 15 वर्षात आणि रिसोर्सेस रिक्वायर्ड म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये समतोल आणायचं असेल, मग रस्त्याचे क्षेत्र असू द्या, कनेक्टिव्हिटी संपर्क असू द्या, जल असू द्या, शिक्षण असू द्या, आरोग्य असू द्या, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जो निधी आवश्यक आहे समतोल आणण्यासाठी पुढील 8, 10, 13 वर्षामध्ये तो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस किती आहे आजच्या दराने, तो आहे एनेक्स 4.4 पान क्रमांक मराठी 455 आणि इंग्लिश 455। त्याच्यामध्ये 2 कॉलम्स अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील। कॉलम 11 रिक्वायर्ड रिसोर्सेस समितीच्या मताप्रमाणे आणि कॉलम 12 अवेलेबल किती। आता इथला कॉलम 12 आणि तिकडचे प्रोजेक्टेड प्लॅन साइज कॉलम 11 वरचा ते दोन्ही समान आहेत, तेच इथे रिप्रोड्यूस केलेले आहे। प्रोजेक्टेड प्लॅन साइज कॉलम 11 मध्ये जो 4.1 एनेक्स मध्ये जो दाखवला आहे तोच फिगर कॉलम 12चा 4.4 मध्ये दाखवला आहे। म्हणजे समोरासमोर दिसेल की 11 मध्ये किती पाहिजे आणि 12 मध्ये किती उपलब्ध आहे, हे समोरासमोर एका ठिकाणी दिसेल। म्हणून समितीने प्रत्येक जिल्ह्याची माहिती गोळा केली, प्रत्येक रिजनची माहिती त्या आधारावर काढली गेली आणि त्या आधारावर काढल्यानंतर आपला एक मत फायनल केला। तर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कुठे आहे ते आहे एनेक्स 3.2 ते 3.11 पर्यंत। 3.2 पासून 3.11 पर्यंत डिस्ट्रिक्टचा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टचा डेटा आहे। मुंबईचे 2 डिस्ट्रिक्ट सोडून, मुंबई सबर्बन आणि मुंबई सिटीचे सोडून बाकी आपले पूर्वीचे 33 जिल्हे, आता पालघर वाढला त्यामुळे पालघरचा त्याच्यामध्ये जिल्हा दिसणार नाही आपल्याला, त्यामुळे पूर्वीचे 33 जिल्ह्यांची माहिती त्या 3.2 to 3.11 पर्यंत पान क्रमांक 440 पासून 449 मराठी असो किंवा इंग्रजी पुस्तिका असो त्याच्यात आपल्याला दिसून येईल। तो वहीं बख्शी ने अहवाल को फाइनल करने के मुद्दे पर कहा कि सरकार समिति का गठन करेगी और उसके बाद चर्चा करेगी।
ती अहवाल यातलं नेमकी महत्त्वाचे मुद्दे कुठले हे आपल्या समोर मी मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. पक्षी साहेबांनी जसं सांगितलं की पहिल्या भागात केळकर समितीचा नेमका अप्रोच हा आधीच्या समित्यांपेक्षा कसा भिन्न होता. दांडेकर ते केळकर समिती ही जी वाटचाल महाराष्ट्राच्या विकासाची झाली त्यातले महत्त्वाचे नेमके टप्पे कोणते आणि केळकर समितीने आपला जो समितीचा दृष्टिकोन होता तो दांडेकर समितीपेक्षा कशा पद्धतीने भिन्न ठेवला, तो भिन्न का ठेवावा लागला याची थोडक्यात माहिती आपल्यासमोर ठेवतो. प्रेझेंटेशन मी केलेलं आहे. प्रेझेंटेशन इंग्रजीत आहे त्यामुळे कदाचित मध्ये मध्ये इंग्रजी मध्ये मराठी असं मी आपल्यासमोर मांडेन. पण शक्यतोवर जे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते संपूर्ण स्पष्ट करण्याचा मी प्रयत्न करेन. बॅलन्स रिजनल डेव्हलपमेंट इंडिकेटर्स आउटकम आणि पॉलिसीज हा अप्रोच साधारणतः समितीचा होता. महाराष्ट्राचा नकाशा आपल्या सर्वांना माहिती आहे. त्यातले पिछाडलेले प्रदेश आणि मागास भाग हा प्रकर्षाने दाखवलेला आहे. हाय लेवल कमिटी ऑन बॅलन्स रिजनल डेव्हलपमेंट इश्यूज इन महाराष्ट्र असं या समितीचं नाव होतं, विच इज पॉप्युलरली नोन ॲज केळकर कमिटी. 31 मे 2011 ही समिती स्थापन झाली होती. याचे जे टर्म्स ऑफ रेफरन्स होते ज्याच्यावर समितीला काम करायचं होतं मुख्यत्वे करून एकंदरीतच राज्यातला असमतोल काढण्याच्या दृष्टीने नेमकी कोणते निर्देशांक ठेवावे याचा विचार समितीने केला. आणि हा जो पहिला मुद्दा आहे याच्या संदर्भात इम्बॅलन्स इन डेव्हलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट डेव्हलपमेंट ॲव्हरेज ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट अवेलेबल डेटा ॲट द एंड ऑफ इयर 2010. त्यामुळे जी काही माहिती उपलब्ध झाली आणि जी माहिती या अहवालामध्ये दिली आहे त्याचा जर संदर्भ वर्ष जर आपण बघितलं तर ते साधारणतः 2010चं आहे. त्याच्यानंतरही जिथे जिथे माहिती उपलब्ध झाली ती आम्ही देण्याचा प्रयत्न या अहवालामध्ये केला आहे. आणि हे सगळं करताना जे इंडिकेटर्स घेतले ते प्राधान्याने कोणत्या इंडिकेटर्सवर जास्त आणि त्वरित काम करणं आवश्यक आहे त्याचा देखील विचार समितीने केला. जिथे प्रॉब्लेम्स खूप ॲक्यूट आहे त्याच्यावर आधी काय करता येईल, किती कालावधीमध्ये करता येईल असा टाइम फ्रेम देखील समितीने आखून दिला आहे. टू सजेस्ट मेजर्स फॉर रिमूव्हल ऑफ इम्बॅलन्स सो असर्टेन, जो काही इम्बॅलन्स काढला गेला त्याच्याकरता अलोकेशनचं प्रिन्सिपल, जो निधी वाटप होईल त्याचं नेमकी तत्व काय असावं याचा गांभीर्याने समितीने विचार केला. आणि शेवटचं जो आहे की हे सगळं करताना जी संशोधन पद्धती वापरायची आहे ती समितीने स्वतः ठरवली. त्याच्यात काही आपल्याला शासनाने नमूद करून दिलं नव्हतं की ह्या मेथोडॉलॉजी प्रमाणे जा. समितीने विचारपूर्वक ती मेथोडॉलॉजी स्वतः डेव्हलप केली. अप्रोच जो होता तो पार्टिसिपेटरी होता. जसं सरांनी मगाशी सांगितलं विविध स्टेक होल्डर्सची आम्ही मीटिंग घेतली आणि त्यांचे जे व्ह्यूज आहेत ते देखील त्याचा एक वेगळा चॅप्टर हा पहिल्यांदा कदाचित असेल. हा केळकर समितीमध्ये स्टेक होल्डर्स व्ह्यूज, मग विदर्भातल्या लोकांचं काय म्हणणं होतं, मराठवाड्यातल्या लोकांचं काय म्हणणं होतं, पश्चिम महाराष्ट्राचं याबद्दल काय मत आहे, एकंदरीतच इम्बॅलन्सच्या प्रक्रियेसंबंधात त्याचा देखील आढावा समितीने घेतला आणि त्याचं एक वेगळं प्रकरण हे या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे. राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के असंतुलन को कम करने और अनुशेष को पूरा करने के लिए पिछली सरकार ने वित्त विशेषज्ञ डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. इस समिति का काम था सरकार को ये बताना कि विकास के मामले में कौन से इलाके पिछड़े हैं और उसे कैसे विकसित किया जा सकता है. इस रिपोर्ट की प्रस्तावना प्रस्तुति के बाद अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर चर्चा कब करती है. कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ शमानंद तायडे, GTPL न्यूज 24 के लिए. विधानसभा शीत सत्र के चलते अनेकों मोर्चे विधान भवन पर आ रहे हैं, जिसमें मंगलवार को भंडारा गोंदिया जिला बिना अनुदानित शिक्षक कर्मचारी एकता समिति की ओर से मोर्चा निकाला गया. मंगलवार को भंडारा गोंदिया जिला बिना अनुदानित शिक्षक कर्मचारी एकता समिति ने अपनी मांगों को सामने रखते हुए विधान भवन पर मोर्चा निकाला, जिसमें सभी शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए थे.
जिन्होंने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। समिति सदस्यों का कहना था कि सरकार की तरफ से बिना अनुदानित वाले स्कूलों की जांच की गई थी, मगर बार बार जांच करने पर भी स्कूलों को अनुदान नहीं दिया गया। इस पर सदस्य ने कहा कि जिन स्कूलों की 2012 और 13 में जांच हो चुकी है, उन्हें तुरंत अनुदान देना चाहिए। जिल्हा विनाअनुदानित शिक्षक एक कर्मचारी एकता समिति की तरफ से आज दिनांक 23 दिसंबर को हमने ये मोर्चे का आयोजन किया हुआ है। हमारा सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट ये है कि सन 2012-13 में भंडारा गोंदिया जिला की जो हमारी स्कूल थी, जो 11 स्कूल है हमारी, जो अनुदान मूल्यांकन हमने किए उसमें हमारी अनुदान पात्र हुई, जिसमें शिक्षण अधिकारी और अपना जो डिप्टी डायरेक्टर उप संचालक, इनकी तरफ से भी पात्रता अनुदान का जो प्रस्ताव है वो गवर्नमेंट की तरफ भेजा गया था। उसके बाद में सबसे पहले 152 स्कूलें जो थी वो गवर्नमेंट के पास में गई थी, जिसमें से सिर्फ 58 स्कूल यानी 58 स्कूल को अनुदान पात्र घोषित किया गया 2012-13 में। उसके बाद में जो 94 स्कूल थी, जिसमें हमारी भी स्कूलें हैं भंडारा और गोंदिया जिलों की, तो उसको त्रुटिपूर्तता करने के लिए हमें चांस मिला। तो उसके बाद में हमने हमारी जो त्रुटिपूर्तता हमें जो बताई गई वो हमने पूरी कर ली और उसके बाद में हमने प्रस्ताव भेजा, जिसका हमने यहाँ पे उल्लंघन किया है। 9 मई 2013 को सबसे पहले पत्र हमें आया कि आपकी ये त्रुटियां है, आप इसे पूर्ण कीजिए। उसके बाद में हमने त्रुटिपूर्तता प्रस्ताव पूर्ण करके हमने शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजा और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर से संचालनालय पुणे में भेजा गया। अभी सरकार की तरफ से अभी क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है कि सर, जब तक हम हर बार जब भी सरकार ने त्रुटिपूर्तता के पत्र निकाले, तब हर बार हमने त्रुटिपूर्तता प्रस्ताव सादर किए हैं, फिर भी उसके बाद में हमारी स्कूलें आज तक अनुदान पात्र घोषित क्यों नहीं की गई। 1 मार्च 2014 को एक लिस्ट, 2013 को एक लिस्ट जाहिर हुई, उसके बाद में 26 जून को 27 जून को हुई, फिर 30 जून को हुई। इस सभी लिस्ट में हमारे 2 जिलों के जो स्कूलें थी, जो पात्र थी एक्चुअल में, उनका नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस मोर्चे में भंडारा और गोंदिया जिला मिलाकर पूरी 12 स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए थे, जिन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। बहरहाल देखना अब ये है कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ प्रकाश शुंकलवार, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। शिवसेना की विधायक नीलिमा गोरे ने बेटगांव के मुद्दे पर कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमावासियों पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटगांव में नाट्य सम्मेलन करने की मांग भी उनकी ओर से की गई है। कर्नाटक सीमावासियांच्या प्रश्नावर जे सातत्याने केंद्र सरकारचं दुर्लक्ष चालू आहे, त्याच्याकडे मी लक्ष वेधलं। बेळगावचं नाव बदलून बेळगावी करण्यामध्ये आलं। त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टामध्ये केस बेळगावच्या संदर्भात आणि कर्नाटक व्याप्त मराठी जो भाग आहे त्याबद्दलची उभी राहिलेली आहे आणि म्हणून सरकारने सरकारी वकिलांमार्फत चांगल्या प्रकारे बाजू मांडावी, यासाठी म्हणून मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे प्रश्न मांडला। तसंच बेळगावला जे नाट्य संमेलन होतंय, त्या नाट्य संमेलनामध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मध्यस्थी करून बेळगाववासीय जनता आणि नाट्य संमेलनाचे सगळे संयोजक आणि सन्माननीय श्री मोहन जोशी यांच्यामध्ये मध्यस्थी करून बेळगावला नाट्य संमेलन सुरळीत होण्यासाठी पावलं उचललेली आहेत। अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने चांगल्या प्रकारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी लक्ष घालावं, म्हणून मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधलं। सभागृहामध्ये शासनाच्या वतीने नामदार श्री चंद्रकांत पाटील यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की राज्य सरकारच्या मार्फत योग्य ती बाजू मांडण्यासाठी आम्ही अगदी दक्ष आहोत, आमचं लक्ष आहे आणि त्याचबरोबर त्यासाठी जी जी पावलं उचलावी लागतील त्याकडे महाराष्ट्र सरकार पूर्णतः न्याय देण्यासाठी म्हणून बांधील आहे। असं जरी असलं तरीसुद्धा सीमावासियांच्या प्रश्नावरती अजून काही पावलं उचलली जाणं, मग ती केंद्र सरकारकडून असोत किंवा राज्य सरकारकडून असोत, हीच आमची त्याबद्दलची अपेक्षा आहे। राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण विधेयक का समर्थन करने के लिए हम खड़े हैं, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर चर्चा न कर अपने राजनीति कर रही है, ऐसा आव्हाड ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते इन मुद्दों पर 2 दिन हम सभागृह में नहीं जाएंगे, ऐसा ऐलान उन्होंने किया। मराठा समाज के आरक्षण का विधेयक लाया गया, उस विधेयक का समर्थन करने के लिए हम खड़े हुए थे।
उसी वक्त हमने ये मांग की कि मुस्लिम समाज को जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण का जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो जाएगा, आप उस ऑर्डिनेंस को भी लेके आइए, उसको कंटिन्यू करिए। हालांकि मुस्लिम आरक्षण के बारे में हाई कोर्ट ने कहा था कि हम नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन आपके शिक्षा में आपका आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा। उसके बावजूद हाई कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान करते हुए ऑर्डिनेंस लाने के बावजूद कोई गंदा खेल करके बीजेपी अपनी राजनीति कर रही थी। और इसलिए हम लोग उन्होंने उनसे बार बार कह रहे थे कि इस देश के मुसलमानों को ताकत देने की आवश्यकता है, महाराष्ट्र के पिछड़े हुए गरीब मुसलमानों को ताकत देने की आवश्यकता है, आप इस ऑर्डिनेंस को लाइए। लेकिन ये सरकार और हमारे साथ कांग्रेस थे, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले थे, हमारे साथ समाजवादी के नेता थे, हमारे साथ एमआईएम के सभी लोग थे, शेका पक्ष के सभी लोग थे, पूरा विरोधी दल एक साथ जुड़ के सरकार से हाथ जोड़ के कह रहा था कि आरक्षण दे दीजिए, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। खबरों में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज़ खबर पल पल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विधायक भाई जगताप ने मंगलवार को मुंबई गोवा महामार्ग को चौड़ा करने की मांग विधान भवन के सदन में उठाई। उन्होंने कहा कि सालों से यह मांग की जा रही है, थोड़े थोड़े अंतर पर काम की शुरुआत करने की बात जगताप ने कही। भाई जगताप का कहना है कि महामार्ग चौड़ा करने से दुर्घटना पर रोक लगेगी। एक लक्षवेधीच्या माध्यमातून मुंबई गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरणाचा विषय आम्ही मांडला होता। गेली अनेक वर्ष याच्यावर काम चालू आहे। आम्ही हे सूचित केलेलं आहे की इथून जसं मुंबईपासून याच्यापासून पनवेलपासून याला इंदापूरपर्यंत चालू आहे, असे वेगळे वेगळे टप्पे करून ते कंप्लीट करण्यात यावे। आणि ते करत असताना लक्षवेधीचा जो हे होता ओघ होता तो असा होता की रस्ते खोदल्यामुळे, खड्डे असल्यामुळे आणि काम निकृष्ट पद्धतीचं झाल्यामुळे होणारे ॲक्सिडेंट हा त्याचा रोख होता। दुर्दैवाने योग्य असं उत्तर मिळालेलं नाही, परंतु तरीसुद्धा आम्ही एक गोष्टीसाठी आग्रही आहोत की याचं 3-4 टप्प्यामध्ये जर काम सुरू केलं, रत्नागिरीपासून पुढे, रत्नागिरीपासून इकडे अलीकडे, तर हे जलद गतीने सुरू होईल। जे करण्याचं पूर्वीच्याही सरकारने अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला होता तो त्यांनी करावा, अशा पद्धतीने आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे। आणि आम्ही आशा करतोय की येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये किंवा या येणाऱ्या 2.5-3 वर्षामध्ये निदान पूर्ण मुंबई गोवा रोड हा चौपदरी झाला असेल आणि त्याच्यावर जी प्राणहानी होते आणि त्याच्यावर जे ॲक्सिडेंट होतात, जे अतिशय फेटल अशा प्रकारचे होतात, ते कुठेतरी थांबतीलच। नागपुर की महिलाओं में जोश जगाने के लिए और न्यू ईयर के पहले उनका मूड फ्रेश करने के लिए माय एफएम ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका नाम है नागपुर किटी नंबर 1। माय एफएम समय समय पर कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं और वो हर वर्ग के लोगों को अपने आयोजन का हिस्सा बनाते हैं। और इस बार माय एफएम लेकर आए हैं नागपुर की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा आयोजन, जिसका नाम है नागपुर किटी नंबर 1, जिसे होस्ट कर रही हैं आरजे प्रीति। इस प्रतियोगिता में नागपुर की सभी किटी ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये प्रतियोगिता 27 दिसंबर को सुमंगल विहार पर होने वाली है। यस, क्योंकि किटी नंबर 1 हमारे साथ GTPL भी कवर करने वाला है। क्या बात है किटी नंबर 1। बिल्कुल, तो किटी के लिए क्या स्पेशल होने वाला है? देखो, एक तो स्पेशल होने वाली है लेडीज, जिसमें से एक हमारे साथ भी है। देखो स्टूडियो में आ चुकी है। तो आप सब कुछ हमारे माय एफएम पे सुन सकते हैं। एंड GT हर किटी में ज्यादा से ज्यादा 8, 25, 30 इतनी लेडीज होती है, पर यहाँ पर 300 से 600 लेडीज होंगी जो आपस में कंपटीशन करेंगी। खूब सारे गेम होंगे, मस्ती। और अगर गेम या राउंड हार भी जाती हैं तो उन्हें मतलब तुरंत
प्राइजेस तो मिल ही जाएंगे, और जो आखिरी नंबर 1 किटी बनेंगे उन्हें ढेर सारे प्राइजेस। ओ माय गॉड। तो बस यही कहेंगे कि अभी जो भी आप सुन रहे हैं वो सब लाइव हो रहा है। हमारे स्टूडियो में काफी हैपनिंग सा माहौल हो गया है किटी नंबर 1 को लेकर, और फिलहाल तो 94.3 माय एफएम पर आपके लिए गाने वही है जो आपका दिल चाहता है। करना होगा, माय एफएम के ऑफिस आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जाइए। क्या बात है। जियो दिल से। इस प्रतियोगिता के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारी GTPL न्यूज 24 की टीम पहुंची माय एफएम के ऑफिस में, जहां हमारे संवाददाता ने बात की RJ प्रीति से। ने कई सारी किटीज देखी होंगी, सुनी होंगी, और आप भी कई बार किटीज में गए होंगे, लेकिन माय एफएम आपके लिए लेकर आया है नागपुर की किटी 1, जिसको देखने के लिए, जिसको जानने के लिए हम पहुंच गए हैं माय एफएम के ऑफिस में, जहां हमारे साथ है RJ प्रीति। तो आइए जानते हैं प्रीति से कि क्या किटी है ये और क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप यहाँ पर। 27 दिसंबर यानी क्रिसमस की छुट्टियां भी होती है, तब हमने सोचा कि यूजुअली लेडीज़ जो होती हैं अपने में किटीज़ खेलती हैं, अपने ग्रुप से मिलती हैं, लेकिन आई थॉट ऑफ सच अ प्लेटफॉर्म जहां पर नागपुर की अलग अलग किटीज़ एक जगह जमा हो और एक दूसरे के साथ खेले, बहुत कुछ मस्ती हो और प्राइजेस भी हो। तो हम लोग सुमंगल विहार में नागपुर की किटी नंबर 1 ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन ऑन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक कंटेस्टेंट भी है, रीत आई हुई है, हमारी रेगुलर लिसनर जो हैं। तो रीत, आप इस गेम शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या क्या सोचा है आपने, मतलब क्या क्या होने वाला है और क्या नया करने वाले हैं आप इसमें? जनरली कैसे होता है, जो हमारी किटीज़ पर्सनली जो हम अरेंज करवाते हैं तो उसका बर्डन हमारे ऊपर रहता है कि उसका प्रिपरेशन हमें करना रहता है, बट माय एफएम ने ऐसे प्लेटफॉर्म दिया है कि बस हमें जाना है और एंजॉय करना है और गेम्स खेलनी है, बस ऑल ऑफ। तो अभी कितने मेंबर्स हैं आपकी किटी में? मेरे किटी में 8 मेंबर हैं अभी। तो प्रीति, आप हमें ये बताइए कि कैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका? यस, GTPL के सारे व्यूवर्स आप भी समझ ले कि अगर आपको भी 94.3 माय एफएम की किटी नंबर 1 यानी नागपुर की किटी नंबर 1 में शामिल होना है तो आप कॉल कर सकते हैं 663894 पर, या फिर सीधे माय एफएम के ऑफिस आ जाइए जो कि सिविल लाइंस श्री राम श्याम टावर बी विंग 8th फ्लोर में है। और आकर, जैसे रीत जी अकेली आई हैं पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवाने, आप भी 1-2 किटी मेंबर्स आकर पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो आप भी हो जाइए तैयार, कस लीजिए अपनी कमर और बनने के लिए तैयार हो जाए नागपुर की किटी नंबर 1। और इस पूरे शो को आप देख पाएंगे GTPL न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मोनिका, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। मंगलवार को आदिवासी विद्यार्थी संघ विदर्भ नागपुर की ओर से विधान भवन पर विशाल मोर्चा लाया गया, जिसमें सभी आदिवासी विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने रखते हुए अपनी आवाज बुलंद की। आदिवासी विद्यार्थी संघ विदर्भ नागपुर की ओर से विधान भवन पर विशाल मोर्चा निकाला गया, जिसमें सभी आदिवासी पूरे महाराष्ट्र से शामिल हुए थे। अपनी मांगों को सामने रखते हुए इस मोर्चे ने विधान भवन पर दस्तक दी। विद्यार्थियों का कहना था कि सभी आदिवासी लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, साथ ही हर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए वसति गृह की व्यवस्था की जाए, ताकि गांव से शहरों में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को अपना शिक्षण पूरा करने में कोई अड़चन न हो। इस मोर्चे में विधायक संजय पुराम और विधायक राजू तोरसाम शामिल हुए थे, जिन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। गेल्या अनेक वर्षापासून धनगर आणि आदिवासी समाजामध्ये एक संघर्ष सुरू आहे आणि त्याच्यात एक नमुना हा आदिवासी विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी विधान भवनावर मोर्चा धडकलेला आहे। या मोर्चाचे नेतृत्व करत असताना मला एक सांगावंसं वाटते की आदिवासी जो समाज आहे हा याला आरक्षण 7.5% आहे आणि त्या 7.5% जर धनगर समाजाला जर आरक्षण मिळत असेल तर माझ्यासारखा आदिवासी समाजाचा आमदार हे खपवून घेणार नाही आणि सहन करणार सुद्धा नाही। आणि त्याच्यासाठी म्हणून जर धनगरांना आरक्षण द्यायचंच असेल, आमचा विरोध नाही, त्यांनी वेगळं आरक्षण द्यावं त्यांना, आणि आमचा आरक्षणाला धक्का न लावता जर ते आरक्षण देत असतील तर आमची काही हरकत नाही आहे। आणि म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की हा जो समाज आहे ज्याला आपण अनुसूचित जमातीमध्ये आदिवासी समाज म्हणतो, धनगर ही जात आहे आणि त्याच्यामुळे
धनगर समाजाला आदिवासीमध्ये समाविष्ट करू नये अशी माझी विनंती आहे. सदस्यों का कहना है कि धनगर समाज को एसटी आरक्षण के कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि धनगर समाज को एसटी कोटे में शामिल किया गया तो आदिवासी लोगों का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। संगठन का अध्यक्ष हूँ और वही ये पूरा आदिवासी विदर्भ का अध्यक्ष हूँ। और मेन चीज़ ये है कि ये जो पूरे मोर्चा जो निकल रहा है तो इस पे पीछे जो है पूरे महाराष्ट्र के जो रही, लेकिन थोड़े थोड़े लोग तो भी आए हैं और विदर्भ के हर जिले हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग आए हैं। और यहाँ पे मतलब मेन चीज़ ये है कि अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, विष्णु सिंह सावरा आदिवासी विकास मंत्री, इन्होंने जब वो विधानसभा में बोला था कि धनगर समाज को आदिवासी समाज में लेना नहीं चाहिए और आने नहीं देंगे, इनके समर्थन में हम लोगों ने ये जो मोर्चा है हम उनके समर्थन में निकाले थे। और हम आदिवासी विद्यार्थी संगठन के तो अध्यक्ष होने के नाते और मेरे जितने भी जिले जितने भी तालुके हैं आदिवासी विद्यार्थी के, वो सारे यहाँ पे आए हैं और हमारे समर्थन में सिर्फ 2 दिन में हम लोगों ने ये अरेंज की है। और हम सपोर्ट करते हैं कि आदिवासी विद्यार्थी संगठन ये हमारे आदिवासी समाज में कोई भी बोगस इंसान, कोई भी धनगर, कोई भी इंसान ऐसे हमारी कोई सहूलत ले नहीं सकता और लेने हम देंगे नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये मोर्चा का ये मेन उद्देश्य है। इस विशाल मोर्चे में भारतीय आदिवासी पैथर्स, आदिवासी विद्यार्थी कृति समिति और आदिवासी महासंघ शामिल हुए थे। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ प्रकाश शुंकलवार, GTPL न्यूज 24 के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी मांगों के साथ विधान भवन पर मोर्चा निकाला, जिसमें सभी पार्टी के सदस्य शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने रखी। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी ने विधान भवन पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में सभी पार्टी सदस्य शामिल हुए थे। पार्टी सदस्यों का कहना है कि बड़नेरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गौतम बुद्ध नगर में गंभीर समस्याएं हैं, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। साथ ही अमरावती नगर पालिका के हद में आने वाले भाग में अनेक समस्याएं हैं, जिसमें पीने का पानी, बिजली, रास्ते और आरोग्य सेवा के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। इस समय पीड़ित लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन दोनों जगहों पर सरकार ने खास ध्यान देकर नागरिकों को सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा नाम है सुदाम बुरकर, मेरी मिसेस निर्मला सुदाम बुरकर नगर सेविका है। हमारे साथ में दीपक पाटिल नगर सेवक है, हमारे साथ में गुम्पाबाई मेश्राम नगर सेवक है। और हम यहाँ से अमरावती से निकले हैं और हमारी मांग यह है कि बहुजन समाज पार्टी बड़नेरा और अमरावती विधानसभा की मांग है और मनपा की समस्या है। इस मनपा के संदर्भ में 3 साल हो गए हम लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करते करते हमारी लड़ाई अंतिम टोक तक आ गई कि हमारे को न्याय नहीं मिला और न्याय ना मिलने के बाद में हम ये अधिवेशन पे आए। और हमारी मांग इतनी गंभीर है कि आने बोले तो 3 साल तक हमने इस मांग को हमने संघर्ष किया। जब भी मनपा आयुक्त और कलेक्टर साहब को हमने अनेक निवेदन दिए, निवेदन देने के बाद में हम उपोषण के लिए भी बैठे, 1 दिन का ढेरा आंदोलन किए। उसके बाद में भी मनपा प्रशासन की आंखें खोली नहीं। कुंभकर्ण की सोए हुए लोग हैं वो। और हमने 2 दिन में हमने ये आंदोलन का शुरुआत किया और हमारी मांग ऐसी है की बड़नेर विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 43 आणि 34 ना घरे, ना वीज, ना रस्ते, ना पाणी, ना आरोग्य, ना शिक्षण, नाही मनपाचे दारिद्र्य प्रमाणपत्र। आणि महत्त्वाची मांग अजून आहे त्याच्यामध्ये की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा म्हणजे इरविन चौक अमरावती येथील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या आजूबाजूच्या परिसरातील जागा त्या स्मारकाला घोषित करण्यात यावी। ही सगळ्यात आमची मोठी मांग आहे। ही मांग याच्यासाठी आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या आजूभोवती जो परिसर जो होता तो परिसर पेट्रोल पंप होता। तिथे पेट्रोल पंप असताना आम्ही अनेक आंदोलन केले, तो पेट्रोल पंप आमच्या आंदोलनामुळे हटलं। बहुजन समाज पार्टी त्याच्यामध्ये फार मोठा योगदान दिलं। पण त्या महानगरपालिकेच्या संदर्भात महानगरपालिका केस जिंकलेली आहे। केस जिंकत असताना महानगरपालिका प्रशासनाने ते आपले जागा काबीज केली, आपल्या अंडरमध्ये आणलं। अंडरमध्ये आणल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने त्या पुतळ्याच्या परिसराची आजूबाजूची जागा आतापर्यंत त्या स्मारकाला घोषित नाही केली आणि तिथे कुत्रं, मांजरा, ढोरं, डुकरं वगैरे हे येतात आणि पुतळ्याच्या आजूबाजू बसतात। म्हणजे त्या पुतळ्याची त्या अमरावती शहरामध्ये कधी विटंबना होऊ शकते। विटंबना झाला तर पूर्ण भारत फिरू शकते, पूर्ण महाराष्ट्र फिरू शकते। आम्ही अनेकदा निवेदनामध्ये सांगितलेलं आहे आयुक्त साहेबांना, पण तरी आमच्या मागण्या मंजूर झाल्या नाहीत।
आणि आता अमरावती शहरातले माझ्या संदर्भात माझ्या प्रभागातले गुंपादाई मेश्रामच्या प्रभागातले 200 लोक आम्ही सकाळपासून इथे आलेलो आहोत आणि मुख्यमंत्र्याला आम्ही ते डेलिगेशन दिलेलं आहे. मुख्यमंत्र्याच्या नावाने आम्ही डेलिगेशन म्हणजे तयार केलेलं आहे आणि पोलीस प्रशासनाने आतमध्ये ते पाठवलेलं आमचं लेटर, पण आतापर्यंत त्या लोकांच्या कुठे हालचाल झाल्या नाही आहेत. म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की 200 लोक त्या लोकांसाठी कम झालेले आहेत. मला असं वाटतं की 2 लाख लोक 2000 लोक आणायला पाहिजे होतं, पण आम्ही नेक्स्ट टाइम तेही करणार आहोत. पण संपूर्ण मागा आमच्या मागण्या समस्या आहेत. घटनाच्या नुसार आम्हाला हा नाही मिळाला पाहिजे. घटनानुसार 32 कलमनुसार या संपूर्ण मागा आमच्या त्या मागण्या ज्या आहेत आमच्यावाल्या त्याच्यामध्ये तरतूद केल्या गेल्या, पण या संदर्भामध्ये आतापर्यंत आम्हाला त्या मागण्या त्या लोकांनी महानगरपालिका आणि कलेक्टर साहेबांनी ऐकून घेतलं नाही, म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो. सदस्यों ने आगे कहा कि अमरावती नगर पालिका में विकास नाम मात्र हुआ है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ प्रकाश चुंकलवार, GTPL न्यूज 24 के लिए। मंगलवार को विधानसभा में मराठा और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गूंजा, जिस पर सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे GTPL न्यूज 24 के संवाददाता ने MIM के विधायक इम्तियाज जमील से बातचीत की। मराठा आरक्षण के साथ ही मुस्लिम आरक्षण को भी प्रमुखता दी जाए, ऐसी मांग को लेकर इम्तियाज जी ने आज सदन में इस मांग को उठाया है। हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, हम ये समझते हैं कि जब सरकार बनती है तो ये सभी जात सभी धर्मों के लिए सरकार होती है। ये नहीं होता है कि हम सिर्फ एक ही जात एक ही धर्म के बारे में बात करेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि जब आपने ये नारा दिया है केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, और आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसा विकास है कि आप सबको साथ में ले जाना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। और मुसलमान जो रिजर्वेशन मांग रहा है ये मुसलमान अपने हिसाब से नहीं मांग रहा है कि हमें 5% या 10% दीजिए। आप ही ने कमिटीज़ बनाई थी, आपने कमिटीज़ बनाकर ये निकाला था, नतीजा निकला था रंगनाथ कमेटी मिश्रा कमीशन में, फिर दूसरी बात आपका सच्चर कमीशन में, और फिर अब्दुल रहमान कमेटी ने, ये सभी ने ये बताया था कि मुसलमानों की हालत कितनी ख़राब है। ऐसी सूरत में अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश उसी वक्त तरक्की करेगा जब सभी लोग साथ में मिलकर रहेंगे और सभी लोगों की तरक्की होंगी तो देश की तरक्की होगी। लेकिन अगर आपने ये मन ही बना लिया है कि नहीं मुसलमानों को हमें छोड़ना नहीं है, उन्हें रहने दीजिए, पिछड़ाई और नीचे ही रहने दीजिएगा, तो फिर ऐसे उसमें तो फिर सिर्फ कोर्ट का सहारा ही हमारे लिए बच जाता है। तो क्या लगता है ये जो राज्य और केंद्र की सरकार है ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर दूजाभाव कर रही है? बिल्कुल यकीनन सरकार ने बड़ा साफ अपना रुख कर दिया है कि हमारा कुछ भी हो, हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, मुसलमानों का वजूद है ही नहीं। इसीलिए हम कि 20%, 10%, 15% नहीं, सिर्फ 5% रिजर्वेशन की बात है। अगर वो 5% रिजर्वेशन भी अगर सरकार नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की नीयत में खोट है। और साथ ही साथ हम ये मानकर चलते हैं यही सरकार की नीयत में खोट नहीं है। इससे पहले वाली जो सरकार थी कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की, उनकी नीयत भी बहुत साफ थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 साल सरकार में थे वो। रिजर्वेशन कब दिया उन्होंने? इलेक्शन से 2 महीने पहले, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे थे, वो जानते थे कि मुसलमान हमसे दूर जा रहे हैं, मजलिस की तरफ जा रहे हैं, तो लीजिए साहब रिजर्वेशन ले लीजिएगा 5%। अब ये जितनी जिम्मेदारी बीजेपी और शिवसेना की है उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी है, क्योंकि आप पूरे चुनाव के दौरान लोगों के पास गए, हमने 5% आपको रिजर्वेशन दिया है करके। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर आइए, आंदोलन करिए या अदालत में जाइए। इम्तियाज जी, अधिवेशन का सिर्फ आखिरी दिन बचा हुआ है, आगे में क्या रहेंगे आपके? देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि मुसलमानों का वजूद है ही नहीं यहाँ पे। हम मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं करते हैं, मुसलमानों को हमें साथ ले जाना ही नहीं है, मुसलमानों की तरक्की से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम अंदर जाए और सरकार के अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर देश की तरक्की करना है तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मुसलमानों के लिए हम कोई मायने नहीं रखते हैं, तो उनके साथ बैठने में कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है आरक्षण किसे मिलना चाहिए, किस तबके को आरक्षण? हम तो ये समझ कर चल रहे हैं कि आरक्षण अगर आपको देना है तो आप सिर्फ मराठा के क्यों सोच रहे हैं कि 16% मराठा हो गया? क्या सिर्फ मराठा ही गरीब है? क्या 5% से मुसलमान ही गरीब है या सोशली इकोनॉमिकली वीक है? सिर्फ दलित ही है? ऐसे बहुत सारे तबके हैं, उसके अंदर ब्राह्मण्स भी है, ब्राह्मण समाज के अंदर भी अगर मतलब छोटा सा समाज है, अगर उनके उसमें भी सोशल इकोनॉमिकली है तो दे दीजिए ना, उसमें उनको भी दीजिएगा, उसमें आप वर्कआउट करिएगा उसमें कि कितना ये है। लेकिन मुसलमानों की जो हालत है वो आपकी कमेटी ने खुद बताई है कि दलितों से भी बदतर हालत जो है वो मुसलमानों की है। तो ऐसी सूरत में आपकी अपॉइंटेड कमेटी की अगर रिपोर्ट का आप नहीं मानते हैं तो मेरे हिसाब से आप देश का कुछ भला नहीं कर रहे।
तो कुल मिलाकर आर्थिक हालात देखकर सिर्फ धर्म और जात के आधार पर नहीं तो आर्थिक हालात के आधार पर उनकी परिस्थिति को देखकर आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग इम्तियाज जी ने रखी है। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ सनी भोंगाड़े, JDBL न्यूज़ 24 के लिए। अब चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिरीश व्यास ने पत्रकार परिषद में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर ग्रंथ का विमोचन 25 दिसंबर को किया जाएगा। मराठा और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विधायक अमीन पटेल ने मीडिया से की बात, मुख्यमंत्री आरक्षण को लेकर सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। और शीत सत्र आज अंतिम पड़ाव पर, 2 मोर्चे देंगे विधान भवन पर दस्तक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTPL न्यूज़ 24। नमस्कार।